हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक और पॉडकास्ट आप सबके लिए लेकर के आई हूँ और ये एक ऐसी टॉपिक पर रहने वाला है जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो आप कई बार इस चीज़ को सुन चुके हो और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में कैंसर को माना जाता है। तो ये जो कैंसर टॉपिक है ये कोई एज सच नॉर्मल टॉपिक नहीं है और अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी सीरियस कंडीशंस इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज मेरे पॉडकास्ट में मैं आपको सिर्फ कैंसर के बारे में बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी किस तरीके का कैंसर होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए और कौन कौन से बुक्स हैं जो इसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको और नॉलेज मिले। तो देखो, कैंसर आपने सबके बारे में सुना होगा, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को लंग कैंसर है, किसी को ओरल कैंसर होता है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, राइट? बट व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ एक्चुअली द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब ये क्या चीज़ है? तो सुनिए ध्यान से, हिंदी में मैं आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ। देखो, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाओं का मतलब होता है सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं वही हमारी बॉडी को बना रही हैं। वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं कंटिन्यू बनती रहती हैं बॉडी के अंदर, और जो अपना टाइम ख़त्म कर चुकी हैं कोशिकाएं, उनकी डेथ होती रहती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारी स्किन जो होती है वो नई आती रहती है ना? लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी स्किन नई आती है जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो स्किन नई आती है। इसका मतलब जो हमारी पुरानी सेल्स हैं, जो हमारी डेड सेल्स होती हैं वो गिर जाती हैं। इसी तरीके से हमारी हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो लाइव होते हैं, बट जो हेयर सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो वो टाइम के साथ गिरती रहती हैं। हमारे नील्स भी टाइम के साथ गिरते रहते हैं, नए आते हैं, मतलब कि टाइम के साथ बढ़ते हैं, बट वो दे आर डेड सेल्स, राइट? तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप अपने टाइम को कंप्लीट कर रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम स्टार्ट किया आपने और उसके बाद आपने उसको कंप्लीट किया और आप वहाँ से रिप्लेस हो गए हो। इसका मतलब एक सेल ने जब दो सेल में डिवाइड कर लिया खुद को, तो वो खुद ख़त्म हो जाती है और नई दो सेल्स बन जाती हैं। दिस इज़ द नेचुरल फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि एक सेल अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। बट अगर कैंसर की बात करें तो एक सेल को जब अपना टाइम, अपना पूरा काम कर लेने के बाद एक टाइम आने पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, जब वो सेल्स ख़त्म नहीं होती और वो कंटिन्यू ग्रोथ करती चली जाती है, उस कंडीशन में आपको बॉडी में कैंसर की शिकायत हो सकती है। आपकी बॉडी में ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, दो तरह के हमारे पास ट्यूमर आते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो किसी एक जगह पर आपको गांठ की फॉर्म में दिखाई देगा, आपको लंप बना हुआ दिखाई देगा, और वो ट्यूमर फ्यूचर में कभी जाकर के ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पर पहुंच करके कैंसर बना सकता है। बट कई बार वो सिर्फ उसी जगह पर रह जाता है और वहाँ से वो नहीं निकलता। कहने का मतलब है कि बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही हैं, अनियंत्रित ग्रोथ कर रही हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो एक कवर से ढकी हुई हैं और वो सेल्स जो हैं उस एरिया से बाहर नहीं जाएंगी, वो वहीं पर रहेंगी और वहीं पर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका खाना खाती रहेंगी और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती रहेंगी। बट ऐसी कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस कवर से बाहर आना बंद कर देंगी, या फिर ऐसे बोल सकते हो उस कवर में ही रह जाएंगी और ग्रोथ नहीं करेंगी। तो वहाँ पे आपको एक गांठ जैसी दिखाई दे सकती है जिसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं माना जाता, ठीक? लेकिन अगर यही जो बेनाइन ट्यूमर है इसके ऊपर की जो कवरिंग है वो हट जाए और जो इसके अंदर की सेल्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी आ जाए कि वो कैंसर को बना सकती हैं, कैंसर को आगे ले जा सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएंगी और वहाँ पर जाकर के ट्यूमर बनाएंगी और इस तरीके से कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए कैंसर जो है वो ख़तरनाक इसीलिए हो जाता है क्योंकि कैंसर एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हमें लास्ट स्टेज में पता चलती है, जिसको क्योर कर पाना मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब कोई चीज़
अपनी शुरुआती स्टेज में ही अगर हम उसका पता लगा लें तो वो हमारे लिए क्योर करना ईजी होता है। जबकि कोई डिज़ीज़ अगर हमें शुरुआती टाइम पे पता नहीं लग पाती और आखिर में पता लगती है तो उसको क्योर करना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, और वी कैन से कि हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैंसर का इलाज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज है, बट वो कंप्लीट नहीं है, और वी कैन से कि हमारे पास एक पूरी प्रणाली नहीं है जिसके थ्रू हम कैंसर को ट्रीट कर पाएँ। तो आज हम देखेंगे कि कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, दूसरे टाइप का कैंसर जो मैंने बताना था वो होता है मैलिग्नेंट कैंसर। जो कैंसर बेनाइन ट्यूमर है, वो ट्यूमर जब मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, खतरनाक ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसकी वजह से आपको खतरनाक वाला कैंसर हो जाता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कैंसर क्यों इसलिए इतना डेंजर माना जाता है? कैंसर इसलिए डेंजर माना जाता है, इसलिए ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि इसका पता नहीं लग पाता, और अगर किसी बीमारी का पता नहीं लग पाई तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है ट्रीट करना। यही सिचुएशन कैंसर के साथ भी है। तो कैंसर का पता ही हमें आखिर के स्टेज में चलता है, जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर है क्या एग्जैक्टली? देखो, जब आपको कहीं पर कट लग जाता है तो आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं और वो हमारी डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन सेल्स का जो नई सेल्स हैं उनका बनना तब बंद हो जाता है जब सही मात्रा में नए सेल्स बन जाते हैं। अगर आपकी नई सेल्स बन रही हैं और पुरानी सेल्स जो डेड सेल्स हैं उनको हटा दिया जा रहा है, तो जो नई सेल्स हैं वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही बननी चाहिए, वो ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट बनने के बाद वो बंद हो जाती हैं बनना। लेकिन जब शरीर के किसी अंग में सेल्स लगातार बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी कारण के बनने लगते हैं तो वो एक प्रकार के हार्ड ट्यूमर में बदल जाते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ये सेल शरीर के दूसरे भागों में भी चले जाते हैं और वहाँ पर भी अनकंट्रोल्ड मैनर में रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर शरीर में फैलता है। हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। एक ऐसा डीएनए जो कि हमें सिमिलर बनाता है हमने हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। तो डीएनए एक ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल है जिसकी वजह से हमारे अंदर अपने पूर्वजों के गुण आते हैं। तो डीएनए के जो हमारा डीएनए है एक्चुअल में वही कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को, वही कंट्रोल कर रहा है किसी सेल के डिवीज़न को। तो सेल के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब उसके प्रजनन में जो जेनेटिक कोड पाए जाते हैं वो सारे डीएनए के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। तो जब इस जेनेटिक कोड पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कोई टॉक्सिकल प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई फ्री रेडिकल हो गया या फिर डीएनए का ऑक्सीडेशन हो गया या फिर कोई फॉग है, कोई स्मॉग है या कोई पॉल्यूशन है या ज़्यादा सनलाइट है, तो उन सब की वजह से जब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे डीएनए के ऊपर आता है तो जो हमारा सेल्स है उसकी रिप्रोडक्शन करने का जो कंट्रोल पावर होता है वो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। मतलब हमारी सेल्स को नहीं पता चलता कि उसको कितना रिप्रोडक्शन करना है, कितना डिवाइड करना है, और इसकी वजह से सेल्स में अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न शुरू हो जाती है। और यही वजह होती है कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपकी गांठों का फॉर्मेशन हो जाता है, लंप्स बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, और फिर वो ट्यूमर टाइम के साथ दूसरी जगह पर भी फैल सकते हैं अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। हाँ, बट अगर वो बेनाइन ट्यूमर है तो वो एक ही जगह पर रहने वाला है। बट इन फ्यूचर ड्यू टू सम रीज़न बेनाइन ट्यूमर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये भी एक रियलिटी है, वो दूसरे ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब लक्षण क्या होते हैं इसके? कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि पहली बात, कैंसर कहाँ पर है, आपकी बॉडी के किस पार्ट में कैंसर हुआ है और उसकी ग्रोथ कैसी है, ज़्यादा ग्रोथ है या कम ग्रोथ है। अधिकतर गांठ के रूप में ही हमें सूजन होती है। यह या तो शरीर के अंदर होती है या फिर ये शरीर के बाहर वाली पोजीशन पर होती है जहाँ पे हमें गांठ का फॉर्मेशन दिखाई देता है। अगर मान लीजिए गांठ जो है या फिर जो ट्यूमर बना है वो सांस की नली में या फेफड़ों में है तो सांस लेने में आपको रुकावट होगी।
यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में है जहाँ से जो जो यूरिन है वो पास आउट होता है, तो आपको यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होगी। यदि आपकी छोटी आंत में है, आपके पेट में है, आपकी बड़ी आंत में है, तो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा। और या फिर हम बोल सकते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उनको करने में प्रॉब्लम होगी, यानी उसमें रुकावट होगी। कैंसर ज़्यादातर हो कहाँ पर सकता है? कैंसर फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट में होता है, फीमेल के अंदर ही यूट्रस में हो सकता है, जहाँ जिसे हम बच्चादानी भी बोलते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज में होता है, जहाँ पर फीमेल के ओवा बनते हैं, एग बनते हैं, गैमेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। मेल के अंदर ये एक ग्रंथि के अंदर होता है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो कि मेल के रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेल के अंदर टेस्टिकल्स में हो सकते हैं। टेस्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली टेस्टिकल्स जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनमें जो बाहर की तरफ आपको लटका हुआ मिल जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं? टेस्टिकल्स बोल देते हैं, जहाँ पर मेल के टेस्टीज मिलते हैं। उसके अलावा ये गॉल ब्लैडर में हो सकता है कैंसर, लिवर में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, हड्डियों में मतलब कि गले में हो सकता है, आपके फेफड़ों में हो सकता है। उसके अलावा छोटी आंत में, बड़ी आंत में और हमारी त्वचा में भी कैंसर हो सकता है, जिसे हम स्किन कैंसर कहते हैं। और मेल के अंदर ये या फीमेल के अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, जहाँ पर यूरिन एक्यूमुलेट होता है, यूरिन को स्टोर किया जाता है। या फिर अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं, उसके अंदर भी ये हो सकता है। और यदि शुरुआत में ही कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उपचार की अधिक संभावना है। इसीलिए ये आवश्यक है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। अब कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, बिना किसी कारण के अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपको कोई अल्सर है, आपको शरीर में कहीं पर दर्द है, या त्वचा में जो है आपका 3 हफ्ते तक बिना किसी वजह से एक रंग बदल रहा है त्वचा का, त्वचा पर कोई दाग हो गया है, उसमें खुजली हो रही है या उसमें से खून निकलने लगा है, बार बार सिरदर्द की आपको शिकायत हो रही है, गुटकने मतलब कि जब आप कोई खाना खा रहे हो तो आपको उसको निगलने में परेशानी आ रही है, स्वोलिंग जिसको हम बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो कफ है जब आप बाहर निकाल रहे हो उसको तो उसमें खून निकल रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, पेट में लगातार आपको दर्द हो रहा है, मेल के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं जहाँ पर टेस्टीज मिलती हैं उनका आकार बदल रहा है, और जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हो तो आपको उसमें खून निकल रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किडनी और ब्लैडर से रिलेटेड कोई कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बार बार टॉयलेट की प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट का साइज़ है उसमें चेंज दिखाई दे रहा है, फीमेल की जो निपल्स हैं उनमें से खून निकलने लगा है, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा यानी कि पीरियड्स के अलावा भी अगर खून निकल रहा है बॉडी से, तो इसका मतलब कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन ये कैंसर के लक्षण में पाया जाता है। अब 3 तरह के कैंसर हो सकते हैं। पहला कैंसर जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास कैंसर का मतलब होता है जो कैंसर आपकी त्वचा से रिलेटेड हो, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आपकी गट लाइनिंग्स हो गई, आपका ईयर जो नोज़ है, नोज़ की लाइनिंग्स हो गई, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ से म्यूकस निकलता रहता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, तो उन परतों में भी आपको अगर कैंसर है तो वो कार्सिनोमास के अंदर ही आएगा। और अगर आपकी कोई ग्रंथि है जहाँ से हार्मोन निकल रहे हैं, वहाँ पर किसी तरीके की कैंसर गांठ बन गई है, तो वो भी कार्सिनोमास कैंसर के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। उसके अलावा एक कैंसर होता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जिसको खून का कैंसर बोला जाता है। जब आपके ब्लड के अंदर कैंसर हो जाता है या कैंसर की सेल मिलने लग जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है वो हमारे ब्लड में WBC का ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन करवा देती है। तो पूरे ब्लड के अंदर आपको WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं दिखने लग जाती हैं। एक ऐसी कोश कणिकाएं दिखती हैं जो आपके पूरे ब्लड को लाल से श्वेत कलर में यानी सफ़ेद रंग का बना देती हैं, तो ऐसा लगता है कि खून जो है वो पानी जैसा हो गया है। इस कंडीशन को हम ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, और ये आपको लास्ट स्टेज में ही डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से डेथ के हाई चांसेस होते हैं। उसके अलावा थर्ड टाइप का कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं सारकोमा लिपो।
सार्कोमा यानी कि मसल्स से रिलेटेड अगर कोई कैंसर है, मसल्स में कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में कैंसर हो गया है, हड्डियों में कैंसर है, तो वो सारा का सारा कैंसर आपका सार्कोमा लिपो में आता है। उसके अलावा ये फैटी टिश्यू हो गया, फैटी टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में, एडाइपोज टिश्यू हो गया जो हमारी ब्रेस्ट के आसपास है, हमारी किडनी के आसपास है, तो वहाँ पे जो टिश्यू हैं, जो हमारे ऊतक हैं, अगर उनके अंदर कैंसर हो जाए तो उसे लिपोसार्कोमा फैटी टिश्यू का बोल देते हैं, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो जाता है पेट में, तो वो भी किसके अंदर आता है, सार्कोमा लिपो के अंदर ही आता है। ठीक, अब कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, कैंसर के सही कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये निश्चित है कि कैंसर का एक प्रमुख कारण सेल के अंदर बढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन अगर हमारी सेल्स के अंदर हो जाता है तो उसकी वजह से कैंसर के हाई चांसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन बढ़ने के डिफरेंट कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस कारण से कैंसर हुआ है। अब इस बात के असंख्य सबूत या प्रूफ उपलब्ध होते हैं हमारे पास कि दिमाग या फिर मूड हमारा जो होता है, या हमारा जो एटीट्यूड होता है, उसकी वजह से भी कैंसर जो है हो सकता है। अब इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको बताएंगी कि कैंसर की बेसिकली वजह क्या होती है, कैंसर क्यों हो सकता है। तो एक बुक है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ अ डिजीज़। ये बुक जो है डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स ने लिखी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर हैं। एंड उसके अलावा आप एक बुक और पढ़ सकते हैं जिसका नाम है विन द इंटरनल वॉर, जो कि डॉक्टर मार्क पी फ्रेलेडर ने लिखी हुई है। एंड एक और बुक है जो आप समझ सकते हो, जिससे आप कैंसर के बारे में जान सकते हो, द इनर फिजिशियन, जो कि स्टीवन लॉक एंड डॉगलस कॉल्गन ने लिखी हुई है। एंड लव मेडिसिन मिरेकल्स, जो बर्नी एस सिएगल ने लिखी हुई है। इन्होंने बताया है कि ऑक्सीडेशन के अलावा भी आपकी सेल्स में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इन्होंने अपनी बुक में बताया है कि बेसिकली न्यूट्रिशन की वजह से भी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी कैंसर हो सकता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आपने बहुत सारे काम किए, और उनसे इन्होंने ये प्रमाणित किया कि 60% से अधिक कैंसर के जो रोगी होते हैं वो कैंसर से नहीं बल्कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मरते हैं। जो इंसान का शरीर होता है वो खाने में पाए जाने वाले तत्वों से बना हुआ है और कार्य करता है। इसीलिए अगर इन तत्व में, जो हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है, अगर इनमें कोई विकार आ जाए तो वो विकार दूर करने का रास्ता भी खाना ही होता है। इसीलिए एक संपूर्ण आहार से कैंसर रोगी का मेटाबॉलिक बैलेंस बनाया जा सकता है और उन्हें स्वस्थ किया जा सकता है। डॉक्टर पैट्रिक क्विलिन एंड डॉक्टर रेडी स्ट्रेंट द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जिसमें एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है बीटिंग कैंसर विद न्यूट्रिशन, और एक बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। तो ये एक ऐसी बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप कैंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। उसके अलावा कैंसर का एक और रीज़न क्या हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कसरत की कमी है, तो इसकी वजह से भी हम कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। अगर आपका एक सुस्त लाइफस्टाइल है तो भी आप कैंसर की चपेट में आ सकते हो। कसरत करने से होता क्या है, कसरत करने से, एक्सरसाइज करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। जो हमारी बॉडी है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट सही रहता है, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलता है और कैंसर के चांसेस कम होते हैं। अब अगर हम कुछ सुझाव की बात करें कि हमें क्या सुझाव होने चाहिए ताकि हम कैंसर से बच सकें, तो कैंसर के इलाज की मौजूदा पद्धति के अनुसार शरीर के जिस अंग में कैंसर है उसे या तो काट कर निकालते हैं या फिर कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर सेल्स को मारते हैं। कीमोथेरेपी आपने बहुत बार सुना होगा, जिसमें आप केमिकल्स का यूज़ करते हो, आप बेसिकली केमिकल यानी दवाइयों का यूज़ करते हो और उसके थ्रू कैंसर को किल किया जाता है। कैंसर वाले अंग जो होते हैं जिनको काट कर निकाल दिया जाता है, उससे फिर भी हमें थोड़ा सा तर्क समझ में आता है कि आपने उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसको निकाल दिया या फिर आपने पर्टिकुलर एरिया को साफ कर दिया है काट करके, तो हो सकता है कि कैंसर के सेल जो हैं वो शरीर में आगे ना बढ़े। इसीलिए अंग विशेष को काट देने से कैंसर समाप्त हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना फिर भी कम है।
पर अगर हम बोल दें कि कीमोथेरेपी में आप क्या कर रहे हो, कीमोथेरेपी में आप कैंसर सेल्स को मार रहे हो। अब देखो हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है ना, तो बिलियंस ऑफ सेल्स से एक्चुअली बनी हुई है। तो उन पूरी बिलियंस ऑफ सेल्स में से आपको कैंसर सेल को पहले तो ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको मारना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एक पूरी भीड़ में से किसी टेररिस्ट को खोज रहे हो, तो उससे दैट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। इसीलिए आपको अगर अपनी कैंसर सेल को पता लगाना है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरी भीड़ में से टेररिस्ट को खोजना है, तो क्या मैं पूरी भीड़ पे गोलियां चला दूंगी? दैट इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन, राइट। कीमोथेरेपी में भी यही होता है कि आपको कैंसर सेल को पहचानने के लिए अपनी नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जब ख़त्म होने लगती हैं बॉडी से, तो न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता और हमारी बॉडी की जो डिजनरेशन है वो ज़्यादा होने लगती है, और इसकी वजह से आप कई बार क्योर नहीं भी हो पाते या आप बहुत कमज़ोर फील करते हो। तो ये इट इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन कि आप एक कैंसर सेल को मारने के लिए आप अपनी नॉर्मल सेल्स की बलि चढ़ा रहे हो, है ना। समझ में आई बात। तो इसीलिए कीमोथेरेपी इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन एक्चुअली। तो इसीलिए कीमोथेरेपी एक ऐसी विधि है जो यूज़ तो की जा रही है, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पूरे सेल को खोजना होगा, वहाँ से कैंसरस सेल्स को निकालना होगा, जो कि इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए कैंसर जो रोगी होते हैं, अगर उनको कीमोथेरेपी दी जाती है तो वो ट्रीट होने की बजाय उनके मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी इम्यून सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो जब आप अपनी कैंसर सेल्स को मार रहे होते हो उस टाइम पर। तो कैंसर को रोकने का सबसे उचित तरीका यही है कि आपको डीएनए को रिपेयर करना चाहिए। डीएनए जो कि आपका सारी चीज़ों को संभाल रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को कि किस सेल की कितनी ग्रोथ होनी है। अगर आप अपने डीएनए को रिपेयर कर देते हो, तो जो अनियंत्रित ग्रोथ हो रही है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को इतना हाई बनाइए कि फूड सप्लीमेंट जो आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हो, सही कॉम्बिनेशन में जब आप यूज़ करो तो सेल्स पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और आपके शरीर से जो नेगेटिव फ्री रेडिकल्स हैं उनको हटाया जा सके और डीएनए को फिर से आप क्या कर सको, हेल्दी बना सको। उसकी वजह से आप अपनी सेल्स को कंट्रोल में रख पाओगे। एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं पैट्रिक कुलिन, उनके अनुसार कैंसर से लड़ने के लिए शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। उनके अकॉर्डिंग आप उन वस्तुओं को अपने शरीर के लिए मना कर दें या उन वस्तुओं को अपनी लाइफस्टाइल से हटा दीजिए जो आपकी इम्यूनिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि ऐसे चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दो जिसमें टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। ये सब कुछ आपको जो डब्बा बंद खाना आप खाते हो उसके अंदर मिल जाता है, इसीलिए डिब्बा बंद खाना खाने को मना कर दीजिए। आप ज़्यादा उत्तेजनात्मक केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड हो गया या कोई जहरीला जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, आप उसको मत खाइए। अगर आप फलों और सब्जियों को खा रहे हैं तो उनको बहुत केयरफुली धो करके बहुत अच्छे से फिर आप उसका यूज़ कीजिए। उसके अलावा रिफाइंड शुगर को कम कीजिए, सैचुरेटेड फैट को कम कीजिए, और जो स्ट्रेस और चिंताएं होती हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप लो कर सको या फिर अपनी लाइफ से ख़त्म कर सको। तो ये एक कैंसर के बारे में बहुत ही जो पॉजिटिव बातें हैं वो होंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ पाएगी। ऐसी वस्तुओं का यूज़ मत कीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को घटा रही हैं। आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो। कैसे? विटामिन का यूज़ करके, जिसमें विटामिन ए हो सकता है, सी, ई, B6, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक हो गया, क्रोमियम, सेलेनियम, इनका यूज़ कर सकते हो। कोएंजाइम ले सकते हो, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आप यूज़ कर सकते हो। और एक न्यूट्रिएंट युक्त आहार जैसे दही हो गया, गार्लिक, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां, ये सब आप खा सकते हो। और अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव बनाओ। सकारात्मक मनोवृत्ति हो गई, भावनाएं, प्यार और सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है चीज़ों को लेकर के, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो उस तरीके की हेल्दी लाइफस्टाइल को रखोगे तो कैंसर से आप बच सकते हो। तो इसीलिए ऐसा संभव हो सकता है कि कीमोथेरेपी द्वारा कुछ ट्यूमर्स के इलाज में राहत मिल जाए, परंतु उसके साइड इफ़ेक्ट अत्यंत हानिकारक होते हैं, जैसे कि बालों का गिर जाना, जी मचलाना, उल्टी,
थकान होना, कमज़ोरी महसूस करना, किडनी और हार्ट में खराबी पैदा होना, तो ये सब क्या हो सकते हैं, दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी। अब देर आर लॉट ऑफ हाई क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट जिनका यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिलीव कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा रेडिएशन का सामना कर रहा हो तो उसे एक अच्छे सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग भी करना चाहिए। इससे सेल्स को ताकत मिलती है और जिसकी वजह से जो सेल्स ख़त्म हो गई हैं या जो सेल्स को नुकसान पहुंचा है वो जल्दी से रिपेयर भी हो सकता है। कैंसर की रोकथाम के हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि आप विटामिन का प्रयोग कर सकते हो, अभी मैंने बताया विटामिन ए, सी, ई, ओमेगा 3, आप ये सब यूज़ कर सकते हो। और गार्लिक का जो लहसुन होता है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, अनाज खाओ। मांस और जो एनिमल फैट होता है उसका यूज़ कम कर दो। कम से कम 10 बादाम डेली खाइए। और कैंसर विरोधी भोजन ये ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, जिसमें संपूर्ण अनाज आता है, फूल गोभी, ब्रोकली, सेब, ये सब आपके आते हैं, तो आप इनका यूज़ कीजिए। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार भोजन में आयरन यानी लोहे की मात्रा को कम करें। क्यों? क्योंकि इस आयरन की अधिकता होने पर जो आपकी बॉडी की एक सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है मैक्रोफैगोसाइट्स, जो कीटाणुओं को खा जाती है, ऐसी सेल्स की अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसी सेल्स फंक्शनल नहीं रहती अगर आप ज़्यादा आयरन लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए गलत चीज़ है। अगर हमारी बॉडी में मैक्रोफैगोसाइट्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी के जो हानिकारक तत्व है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा असर करेंगे, कीटाणु ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए मैक्रोफैगोसाइट को आपको एक्टिव रखना चाहिए। इसीलिए इस वायरस को हटाना है, अगर मतलब मैक्रोफैगोसाइट को अगर एक्टिव रखना है तो आपको आयरन कम खाना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के उपचार को शुरू करने से पहले आपको जो आपकी बड़ी आंत है और जो छोटी आंत है उसको भी डिटॉक्सिफाई कर लेना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन जो है हमेशा ज़्यादातर डॉक्टर की उपस्थिति के अंदर ही करनी चाहिए, जिससे कि आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में जमा हुआ सारा टॉक्सिक जो है वो बाहर निकल जाता है। डिब्बा बंद खाना, जंक फूड हो गए, कटे हुए मांस के ठंडे टुकड़े और चीनी, ये सब बंद कर दो। हो सके तो चीनी की जगह शहद का प्रयोग करो। मैदे और सैचुरेटेड जो फैट होते हैं उनका यूज़ भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा जो आप अल्कोहल लेते हैं, कॉफ़ी और ब्लैक चाय, इन सब का यूज़ भी आप बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन हो गया, जैसे पॉर्क जो सुअर का मीट होता है, और बीफ जो दूसरे जानवर का मीट होता है, उनका इस्तेमाल एकदम से बंद कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। दूध के अन्य पदार्थ, मूंगफली हो गई, इन सब का प्रयोग भी आप कम करें, ठीक है। इसके अलावा ताज़ी मछली का सेवन ज़्यादा लाभकारी होगा। बहुत से मरीजों को इस प्रकार की भोजन पद्धति से लाभ भी पहुंचा है। इवन आपने अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल भी सुना है, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने अपनी वाइफ को इसी तरीके से क्योर भी किया है एक संपूर्ण डाइट को लेकर के। प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि लहसुन हो गया, इन सब का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट रहता है, इनसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कोलन कैंसर क्या होता है? एक्चुअली कोलन कैंसर का मतलब होता है जब आपकी आंत में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए। जब आपके खाने में फाइबर की कमी होती है तो भोजन जो होता है वो अधिक समय तक कोलन में ही पड़ा रहता है, जिसके कारण कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा फैट खाने से गॉल ब्लैडर अधिक एसिड बनाने लगता है और उसके एक जगह पर एक्यूमुलेट होने से जो कार्सिनोजेनिक कैंसर होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। कॉर्नेल मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में किए गए एक शोध कार्य से यह पता चलता है कि भोजन में कम फैट और अधिक फाइबर खाने से कोलन कैंसर से बचा जा सकता है। कोलन में ऐसे फाइबर ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं जो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आपको ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है। गाजर एवं कुछ अनाजों में पाया जाने वाला इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है वो कभी भी घुलनशील नहीं होता और इसीलिए वो आंतों में से उड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है और साथ साथ अपने साथ वो जहरीले पदार्थों को भी साथ में लेकर के बाहर निकल जाता है। इसीलिए आपको ऐसे अनाज खाने चाहिए, ऐसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिनमें इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। इन फाइबर्स की विशेषता ये होती है कि ये कार्सिनोजेनिक तत्वों को जो आंतों के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। इन सब में आपके पास क्या क्या आ जाता है? ब्रोकली हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, जौ, अल्फा
ये सब एंटी कैंसरस न्यूट्रिशन वाले वेजिटेबल्स और अनाज होते हैं जो आपको खाने चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ऐसा भोजन खाएं जिसमें अधिक मात्रा में नट हो, संपूर्ण अनाज हो, गाजर, शतावरी यानी कि एस्पैरागस, सेब, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, ये सब आप खा सकते हैं। और क्या ना खाएं तो भोजन में ज़्यादा मैदा, चीनी, जंक फूड, डिब्बा बंद खाना, फैट इत्यादि ये सब आप समाप्त कर दीजिए। जानवरों में पाया जाने वाला प्रोटीन जैसे कि पोर्क, हॉट डॉग्स, स्मोक्ड मीट, मूंगफली, ये सब के प्रयोग को भी आप पूरी तरह समाप्त कर दो। डेली एक्सरसाइज कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे एक कैंसर की जिसका नाम होता है स्तन कैंसर, या फिर आप बोल सकते हो ब्रेस्ट कैंसर। तो ज़्यादातर ये कैंसर औरतों में पाया जाने वाला ट्यूमर है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसकी रोकथाम संभव है यदि औरतें 18 वर्ष की उम्र के बाद से ही डेली अपने जो ब्रेस्ट हैं उनको जांच करना शुरू कर दें, उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दें, तो उस तरीके से कैंसर को रोका जा सकता है। जब फीमेल 18 इयर्स की होती हैं तो उनको अपनी ब्रेस्ट की डेली जांच करनी चाहिए। उनको डिफरेंट मेथड यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को उठा कर के मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ऊपर उठा लीजिए अपने हाथों को। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप निरीक्षण कर सकते हैं अपना। तो अगर आप हर मंथ ये चीज़ चेक कर रहे हैं तो आप रोक सकते हैं अपने कैंसर को, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है कि आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए और तब अपने ब्रेस्ट को अच्छे से जांच कीजिए। अगर आपको कोई गांठ या कोई अतिरिक्त उभार दिखाई देता है तो आप तुरंत जांच करवाइए। दूसरा, आप अपने हाथों को अपने कमर के नीचे करें और उसके बाद साइड में उन्हें लटका दीजिए। उसके बाद ध्यान से देखो कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त उभार या गांठ आपकी ब्रेस्ट के आसपास ना हो या आर्मपिट के आसपास ना हो और उसमें दर्द ना हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप उंगलियों द्वारा अपने हाथों और स्तन के बीच में जो आर्मपिट होती है या फिर जो आपकी स्तन होती है उसको दबाकर आप ये देखो कि कोई गांठ या कोई ट्यूमर जैसी चीज़ तो नहीं है। आप उसका बहुत अच्छे से निरीक्षण करो, अपनी पूरी ब्रेस्ट को अच्छे से सॉफ्ट हैंड से दबाने की कोशिश करो और देखो कि कोई किसी तरीके का कोई ट्यूमर जैसा या कोई लंप वहाँ पर ना हो। आप अपने निप्पल को दबाकर देखिए कि कोई उसमें से सिक्रीशन बाहर ना आ रहा हो, तो वो जांच आप कर सकते हो। इन सब से जो आप देखोगे, अगर ऐसे कोई आपको सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर कोई ऐसा सिम्टम दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिए। अब अगर आपको ऐसा सब कुछ करने के बाद ऐसा कुछ अपीयर होता है, क्या क्या अपीयर हो सकता है, यदि जैसे कि अगर आपको आर्म पिट में कोई मांस की गांठ दिखाई देने लगती है या आपको स्तन के किसी भाग में दर्द फील होता है, आपको किसी भाग में सूजन दिखाई देती है अपनी ब्रेस्ट में, तो या फिर निप्पल में इरिटेशन या खुजली होने लगी है, या स्तन में किसी भी प्रकार का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है कुछ आपके स्तन से, आपके ब्रेस्ट से, या फिर निप्पल में कोई स्कैब बनने लगा है या लाल और इरिटेटेड आपकी ब्रेस्ट रहने लगी है, तो यदि अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो देर आर 90% चांसेस दैट इट कैन बी योर ट्यूमर, राइट। अब वो बेनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है जो कैंसर में कन्वर्ट हो पाए, लेकिन आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आपको अगर फोड़े फोड़े फील हो रहे हैं अपनी स्तन में, कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ जैसे कैप्सूल जैसा ट्यूमर बन गया है जो दूध की नलियों में बनता है ज़्यादातर, या फिर कोई लिम्फोमाज है जो फैट की एक छोटी सी गांठ होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है और ये आपके ग्लैंड और फाइबर टिश्यू में बनने लगती है, जो ग्रंथियाँ हैं होती हैं निपल की सॉरी जो ग्रंथियाँ होती हैं आपके स्तन की उसमें बनने लगती हैं, या फिर फाइब्रोसिस्टिक स्तन रोग हो जाता है जिसमें छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं वो स्तन को कड़ा बना देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ब्रेस्ट में या उसके बगल में कोई गांठ आपको दिखाई दे रही है, अंडर आर्म्स में गांठ या दर्द होने लगा है, ब्रेस्ट स्किन में परिवर्तन आने लगा है, जैसे सूजन हो गई है, लालिमा हो गई है, दोनों स्तनों के आकार में चेंज दिखाई दे रहा है, दर्द रहने लगा है आपके ब्रेस्ट में या निप्पल में, निप्पल से खून निकलने लगा है, स्तन की जो त्वचा है उसके नीचे से सख्त फील होता है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दुनिया में कैंसर का जो दर्द है वो कितनी महिलाएं झेल रही हैं, 23 लाख महिलाएं जो हैं 2020 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, विच इज़ अ हाई नंबर।
6.9 लाख महिलाओं की मौत इस दौरान ब्रेस्ट कैंसर से हुई है। 78 लाख महिलाएं 5 साल से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। 90% फीमेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है सर्वाइवल रेट है इसका डेवलप्ड कंट्रीज़ में। 14 सेकंड पर दुनिया में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती है। 12% ब्रेस्ट कैंसर है दुनिया में सभी तरह के कैंसर में। जो सब जितने भी कैंसर हैं उनमें से 12% आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी गई हैं। 25% ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सभी तरह के कैंसर में इंक्लूड की गई है। यानी कितना भी कैंसर हो, लेकिन फीमेल में जो 25% फीमेल है उनको ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर ही देखा गया है। तो ट्रीटमेंट अगर आप करवा लेते हैं उसके बाद भी कैंसर के जो लक्षण हैं वो लौट सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ या सूजन हो सकती है, ब्रेस्ट में लगातार दर्द रहने लगता है, पीठ, गर्दन और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, सिर का भारी रहना, शरीर में दौरे पड़ना, चलने में बैलेंस गड़बड़ाना, कभी कभी धुंधला भी दिखाई दे सकता है, और सांस फूलने लगती है, खांसी आने लगती है, त्वचा का पीला पड़ जाती है त्वचा आपकी, हमेशा थका हुआ महसूस करते हो, अचानक वजन घटने लगता है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है उसके बाद भी कैंसर के जब लौटने के लक्षण होते हैं तो ये सारे लक्षण उसमें आते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट अ ईजी थिंग, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही ख़तरनाक जो है प्रॉब्लम है। एंड क्या सर्जरी, कुछ आपके क्वेश्चन माइंड में आएंगे कि क्या सर्जरी के बाद ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स दूसरे अंगों में फैल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, यानी कि जब आप डीएनए लेवल पे चेक कर रहे हो, माइक्रो लेवल पे जब आप बहुत अंदर तक जाते हो, किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाते हो, डीएनए के अंदर जाते हो, तब आप वो चेकिंग कर रहे हो, तब आपको ये पता लगा सकते हो आप कि सर्जरी कराने के बाद भी जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो किन अंगों में डेवलप हो सकती हैं। WHO के मुताबिक दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा देने पर 95% खतरा जो होता है वो कम हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर कौन है। तो जिस कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है वो कैंसर सर्वाइवर है। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के सभी ट्रीटमेंट के 5 साल बाद तक कोई मरीज अगर जीवित रहता है तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट के 10 या 20 साल के बाद भी नहीं कहा जा सकता कि कोई कैंसर मुक्त हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही रेयर है, कम देखा जाता है। यह पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम होता है। पुरुषों में यानी मेल में टिश्यू जो होता है वो कम बनते हैं, यानी कि ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं वो कम बनते हैं, और अगर उनमें गांठ या ट्यूमर बने तो डिटेक्ट होने में देरी नहीं लगती। इसीलिए पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु दर बहुत ही कम होता है। तो आई होप आपको मेरा ये कैंसर वाला जो आज का पूरा पॉडकास्ट था वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं, पॉडकास्ट और सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहूँ। तो मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।